हेलो एवरीवन, मैं अमित वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं कार्बो केमिस्ट्री क्लासेस में। तो कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास। हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे पीजीटी लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 8। और इस लेक्चर नंबर 8 में जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में 5 प्रॉब्लम्स पर वीडियो सॉल्व कर रहे थे, तो आज भी हम लोग टोटल 5 प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। जो 5 प्रॉब्लम्स हैं उसकी जो पहली प्रॉब्लम है ये दे दी गई है। इसमें मैंने आपको ऑप्शंस नहीं दिए हैं, बिना ऑप्शंस के आधार पर आपको प्रोडक्ट पहचानना है, जो कि बहुत ही ईजी होगा और आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट भी ज़्यादा क्लियर होंगे। देखिए, ये यहाँ पे आपको एक फिनॉल दे दिया गया है। फिनॉल को इन्होंने क्या किया है, KOH से ट्रीट किया है और साथ में इसको मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट से रिएक्ट करके कंपाउंड A बनाया है और उसको भी फर्दर कंपाउंड A को रिएक्ट करवाया है एक FeBr3 से और ब्रोमीन से कंपाउंड B। तो आपको यहाँ पे कंपाउंड A और B आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो आइए इस प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो आपको ये फिनॉल दिया है, सोल्यूशन के लिए अगर हम बात करें तो जो आपको ये फिनॉल दिया है, सबको पता है ये फिनॉल है, ठीक। फिनॉल को जब हम कभी भी बेस से ट्रीट करते हैं, किससे ट्रीट करते हैं, बेस से, ठीक। तो फिनॉल क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर। क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर। फिनॉल एसिडिक इन नेचर होते हैं और ये क्या है, बेस है। तो ये बेस यहां से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, क्या बना लेगा, वाटर मॉलिक्यूल, और ये आपका O- और K+, इसका बोलते हैं, या अगर K हटा देंगे तो फिनॉक्साइड आयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फिनॉक्साइड आयन। या अगर K है तो ये है पोटेशियम साल्ट ऑफ फिनॉक्साइड, पोटेशियम साल्ट ऑफ फिनॉक्साइड। ये फिनॉक्साइड का पोटेशियम साल्ट है। अब देखिए, ये जो पोटेशियम साल्ट है ये रिएक्ट करेगा हमारा मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट। इन्होंने क्या किया था, स्ट्रक्चर बना के नहीं दिया था, इसका नाम दे दिया था। तो मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट का अगर नाम बताएं तो देखिए, ये फार्मिक एसिड होता है। पहले इसको फार्मिक एसिड से कैसे जनरेट करेंगे, देखिए ये फार्मिक एसिड होता है HCOH, ठीक। अगर मिथाइल लगाना है तो मिथाइल यहाँ पे लगा दीजिए, H को हटा के इसको मिथाइल कर दीजिए और इस H को हटा के यहाँ पे क्या लगा देंगे, Cl लगा देंगे। तो इट इज नोन एज मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट। क्या है ये, मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट, ठीक। अब देखिए, जो फिनॉक्साइड आयन है, अगर हम फिनॉक्साइड आयन की बात करें तो इसको चलिए मान लीजिए हम इसको भी K+ हटा देते हैं, यहाँ से समझने के लिए K+ हमने हटा दिया। तो ये जो फिनॉक्साइड आयन है ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा। किसकी तरह, न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल किसी भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर पे अटैक करेगा। देखिए, कार्बन CO का जो ग्रुप होता है ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव। तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा और कुछ इस तरह से जाएगा। तो जो हमारा रिजल्टेंट स्पीसीज बनेगी वो क्या होगी, वो आपकी OCO-, इट बिकम्स O-, और ये OMe और Cl, ठीक, Cl। फिर क्या करना है, अब ध्यान से देखो, जब आपके ऑप्शंस दिए होंगे तो यहां से कभी क्या होता है, अब ये इलेक्ट्रॉन बैक होगा, OMe निकलेगा कि Cl- निकलेगा। जब कभी भी कोई OMe ग्रुप दिया हो और कोई हाइड्रोजन दिया हो, Cl या ब्रोमाइड या आयोडाइड, तो जो ये होता है ये बेटर लिविंग ग्रुप होता है। जो क्लोराइड माइनस होता है ये एक बेटर लिविंग ग्रुप होता है। क्या होता है, बेटर लिविंग ग्रुप एज कंपेयर टू OMe। तो आपके जो ऑप्शंस दिए थे उसमें Cl को एक बार निकाला था, एक बार OMe को निकाला था। तो आपको ध्यान से करना था कि हमें Cl निकालना है। तो यहां से -Cl- निकल जाएगा, क्या बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, OCOMe। यही हमारा क्या है, एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट A, ठीक। ये प्रोडक्ट A हमने बना लिया। अब इस प्रोडक्ट A को इन्होंने क्या किया, FeBr3 और ब्रोमीन से रिएक्ट कराया। किससे, ब्रोमीन से रिएक्ट कराया। जब कभी भी कोई ये क्या है, एक लुईस एसिड है, लुईस एसिड है,
और ये एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, और ये क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड। रिएक्शन पहचानिए, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है और इस एरोमेटिक कंपाउंड को लुईस एसिड के प्रेजेंस में Br2 से रिएक्शन कराया है, तो ये एक एरोमेटिक हैलोजिनेशन रिएक्शन है। क्या है, एरोमेटिक हैलोजिनेशन रिएक्शन का क्या है, एक एग्जाम्पल है, या ये एक एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। क्या है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी आप लोगों की, ये एक उसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो क्या होता है, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, आइए अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे इस कंपाउंड पे, उसको भी हम मैकेनिज्म के थ्रू सीखेंगे। और साथ में क्या होगा, हम एरोमेटिक हैलोजिनेशन और एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का क्या करेंगे, हम एक उसका भी हम पूरा नॉलेज ले लेंगे। साथ में हमारा प्रॉब्लम के साथ साथ हमारा क्या क्लियर हो जाएगा, एक टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। तो आइए उसकी बात करते हैं, इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो ये बहुत ही बेसिक होता है, जो हमारा पीजीटी का एग्जाम होता है बहुत ही बेसिक होता है, लेकिन बेसिक के साथ अगर आपके कहीं भी एक भी कॉन्सेप्ट अगर आपका छूट गया तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, मिस हो जाएगा। और वहां पे आपको सोचने का समय बहुत कम मिलता है, आपको 40 से 45 या 50 सेकेंड आपको एक क्वेश्चन पे आपको मिलता है, तो बहुत जल्दी करना होता है। तो आइए बात करते हैं। तो देखो जो हमारा अगला स्टेप होगा एरोमेटिक हैलोजिनेशन में, वो क्या होगा, जो हमारा ब्रोमीन है और हमारा FeBr3 है, ध्यान से देखिए FeBr3 कैसे होगा ये मैकेनिज्म। तो देखिए ये d ऑर्बिटल एलिमेंट है, तो इसके पास क्या होगी, एक वैकेंट ऑर्बिटल, और ब्रोमीन के पास सबको पता है क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों ब्रोमीन के पास होते हैं, 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या करेगा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो ये काम करेगा लुईस बेस की तरह। ठीक, ये काम करेगा लुईस एसिड की तरह। फिर क्या होगा, अल्टीमेटली देखिए अब ये ब्रोमीन और साथ में ये ब्रोमीन प्लस इसने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया, इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, साथ में ये FeBr इट बिकम्स नेगेटिव। फिर अल्टीमेटली लास्ट स्टेप में क्या है, ये ब्रोमीन पॉजिटिव होगा, फिर ये बॉन्ड तुरंत क्या करेगा, ब्रेक कर जाएगा। जब ये ब्रेक कर जाएगा तो यहां से ब्रोमीन प्लस बनेगा, ब्रोमीन प्लस, और साथ में FeBr माइनस, या इसको हम ऐसे अपने बुक्स में देखा होगा FeBr4 माइनस के रूप में क्या करता है, ये निकल जाता है। तो जो हमारा रिएक्टिव स्पीसीज है ये बन गया एक Br प्लस, यानी ये हमारा एक इलेक्ट्रोफाइल बन गया, ये हमारा एक इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब ये इलेक्ट्रोफाइल हमारा रिएक्ट करेगा जो हमारा कंपाउंड ए था, कंपाउंड ए से कैसे रिएक्ट करेगा, आइए उसकी बात करते हैं। COMe ठीक, और साथ में यहां से ब्रोमीन आएगा, क्या आएगा, ब्रोमीन आएगा। देखिए ये ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन बेंजीन से डायरेक्टली अटैच है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हमारे क्या होते हैं, आर्थो और पैरा डायरेक्टर्स। ये रिएक्शन को आर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। ये मैं आपको सब जीओसी के लेक्चर्स में मैं आपको बता चुका, मैं इसको यहाँ पे मैकेनिज्म पे नहीं जा रहा हूँ। तो देखिए जब यहाँ पे OCOMe ग्रुप लगा है तब ये यहाँ पे रिएक्ट करेगा कि यहाँ पे रिएक्ट करेगा, तो इसके केस में ये यहाँ पे ब्रोमीन रिएक्ट्स एट पैरा पोजीशन, रिएक्ट्स एट पैरा
पोजीशन। जब ये पैरा पोजीशन पे रिएक्ट करेगा तो कैसे होगा, देखिए ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेगा, ये यहाँ मूव करेगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, तो क्या बनेगा, ध्यान से देखिए, ये O प्लस हो जाएगा, ये CO Me, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे एक H था, इसने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो ये आपका ऐसे हो गया, ये न्यूट्रल हो गया। अब क्या होगा, अब अल्टीमेटली ये कंपाउंड की देखिए, कंपाउंड की एरोमेटिसिटी क्या हो गई, लॉस हो गई। कंपाउंड अपने आप को एरोमेटाइज होना चाहेगा, कैसे एरोमेटाइज होगा, देखिए ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन इधर विड्रॉ करेगा, ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस तरफ से होगा, यहाँ से -H+ निकल जाएगा, यहाँ से -H+ निकल जाएगा, तो अल्टीमेटली आपका जो लास्ट प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरह का होगा। वो Br, यही हमारा प्रोडक्ट B है, ये हमारा एक B प्रोडक्ट बनेगा इस रिएक्शन के आधार पे। ठीक, अब देखो इस क्वेश्चन से रिलेटेड इसके आगे भी एग्जामिनर आपको दे सकता था। मान लीजिए यही कंपाउंड, मान लीजिए सपोज अगर इसके आगे आपको इसने KOH से रिएक्शन करवा दिया, किससे रिएक्शन करवा दिया, KOH से रिएक्शन करवा दिया इसी कंपाउंड को, तो क्या करेगा, यहां से ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइज हो जाएगा, बहुत ध्यान से करना है, और ये आपका ब्रोमीन हो जाएगा। और फिर मान लीजिए उसके ऊपर इसने क्या किया, एसिटिक एनहाइड्राइड दे दिया, क्या दे दिया, एसिटिक एनहाइड्राइड और पिरिडीन की प्रेजेंस में, ठीक है, या एस्टाइल क्लोराइड दे दिया, तब आपको प्रोडक्ट क्या बनेगा, OCOCH3 और पैरा पे ब्रोमीन। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, क्या कर सकता है, वो इस फिनॉल को डायरेक्ट यहां से रिएक्शन करवा सकता है या एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्शन करवा सकता है, तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन आपको पता होने चाहिए। सपोज इसके आगे QH दे दिया, उसके बाद एसिटिक एनहाइड्राइड, और ये PY का मतलब क्या है, PY का मतलब क्या है, पिरिडीन, ये पिरिडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन, तो उसका ये क्या हो गया, एक एसिटाइलेशन रिएक्शन हो गया। तो इस तरह से आपके PGT में क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हो गया, अब हम अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है। क्या है, बहुत, कौन सा पॉजिटिव फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट नहीं देगा। तो आइए बात करते हैं। तो देखिए जो हमारा फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट, ऐसे सोल्यूशन करने के लिए आपको थोड़ा बैक नॉलेज में जाना पड़ेगा। जो हमारा फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट होता है, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट या रीजेंट जो होता है, ठीक है, ये गिवन बाय एल्डिहाइड्स, गिवन बाय एल्डिहाइड्स, गिवन बाय एल्डिहाइड्स। और जो हमारा जो फेलिंग सोल्यूशन होता है या फेलिंग जो रीजेंट होता है, इसमें कॉपर सल्फेट होता है, ठीक, प्लस NaOH होता है। मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, NaOH और प्लस पोटेशियम सोडियम साल्ट ऑफ टार्ट्रेट होता है, टार्ट्रेट, ठीक। इसी साल्ट का नाम होता है रॉसेल सॉल्ट। क्या होता है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि रॉसेल साल्ट क्या है, तो ये एक पोटेशियम सोडियम पोटेशियम साल्ट ऑफ टार्ट्रेट, टार्ट्रिक एसिड का पोटेशियम सोडियम साल्ट होता है। ये क्या करते हैं, ये आपस में रिएक्ट करके, मैं पूरी मैकेनिज्म में नहीं जा रहा हूं, ये आपका रिएक्ट करके CEO बनाते हैं, ठीक। ये CEO हमारे किसी भी एल्डिहाइड मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है, ठीक। मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं। इसको OH को किसमें, एसिड में चेंज कर देता है, किसमें, एसिड में चेंज कर देता है। ये सिंपल है। जिसके पास एल्डिहाइड होगा यानी ये एक H होना चाहिए इस रिएक्शन के करने के लिए। लेकिन अगर ऑप्शंस देखें तो ऑप्शंस में ये क्या है, एक बेंजल्डिहाइड दे दिया गया है, ये आपका एस्टेल्डिहाइड दे दिया गया, C और D दे दिया गया। सबके पास देखिए CHO है, CHO है, CHO है, ठीक। तो क्या है, अब बात यह है कि कौन सा देगा। तो देखिए ये सारे B, C एंड
डी, ये क्या करेंगे, गिव्स पॉजिटिव टेस्ट, गिव्स पॉजिटिव टेस्ट। बट ए में क्या है, बेंजेल्डिहाइड, इसका नाम क्या है, बेंजेल्डिहाइड डज नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट, मतलब वो एसिड में रिड्यूस नहीं होता है। मतलब अगर हम बेंजेल्डिहाइड की रिएक्शन करें तो अगर इसके ऊपर हम फेलिंग्स रीजन डाल दें, क्या डाल दें, फेलिंग रीजन, तो इसकी कोई रिएक्शन नहीं होगी। इवन एल्डिहाइड है फिर भी वीक रिएक्शन नहीं देता है। इसके पीछे का रीजन पहले हमें समझना है। तो अगर मान लीजिए अगर आपको कभी क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाए तो एग्जाम में तो हम मार देंगे कि बेंजेल्डिहाइड होता है जो कि एरोमेटिक एल्डिहाइड, ऐसा एरोमेटिक एल्डिहाइड जिसमें डायरेक्ट CHO ग्रुप अगर फिनाइल रिंग से लगा हुआ है, अगर डायरेक्ट लगा हुआ है, ये CHO ग्रुप अगर डायरेक्ट फिनाइल रिंग से लगा है तब वो फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट नहीं देगा, मतलब एरोमेटिक एल्डिहाइड्स पॉजिटिव टेस्ट नहीं देते हैं, ठीक, नहीं देते हैं। फिर भी इनके पास CH तो है, क्यों नहीं देते हैं, आइए उसका रीजन समझते हैं। उसका रीजन क्या है, आइए उसकी बात करते हैं, ठीक। अब देखो क्यों नहीं देता है, आइए उसको समझते हैं। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट निकल के आएगा हमारे उसमें। देखो क्या है, ध्यान से देखिए, तुरंत समझ जाएंगे। सबको पता है कि जब हम इसको, ये आपका ये डेल्टा नेगेटिव होता है और ये डेल्टा पॉजिटिव होता है, ठीक, डेल्टा पॉजिटिव होता है। लेकिन अब जब ये डेल्टा पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचने की कोशिश करेगा, करेगा, तो क्या हो जाएगा, इस मॉलिक्यूल में क्या हो जाएगी, पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी, पोलैरिटी डेवलप्ड, ठीक है। एल्डिहाइड के केस में अभी ऐसा करते हैं, इस एल्डिहाइड के केस में यहां पे हम R ले लेते हैं, R ले लेते हैं। R का मतलब, चलिए हमने आपको CH3 ले लिया, ठीक। ये पोलैरिटी डेवलप हो गई, जैसे ही इसमें हमने अपना CO डाला, CO तुरंत ये क्या किया, एसिड में चेंज हो गया, क्योंकि भैया ये बॉन्ड टूटना चाहिए, मॉलिक्यूल में पोलैरिटी डेवलप हो गई तो बॉन्ड क्या हो गया, इजीली डिसोसिएट हो गया, इसलिए आपका ये एसिड बना लिया, ठीक। सेम केस आपका बेंजेल्डिहाइड की बात करें, अगर हम बेंजेल्डिहाइड की बात करें, इसमें भी डेल्टा पॉजिटिव होगा और ये डेल्टा नेगेटिव होगा। लेकिन ध्यान से देखिए, ये तो पोलैरिटी डेवलप कर रहा होगा, लेकिन साथ में यहां से बेंजीन की वजह से इसमें एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो गया। इसमें ड्यू टू बेंजीन रिंग एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, क्या हो गया, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन टेक्स प्लेस। जैसे ही एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन टेक्स प्लेस होगा, यहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज। इसका मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज हो गया, मतलब ये लेस पॉजिटिव चार्ज हो गया, क्या हो गया, लेस पॉजिटिव चार्ज। जब ये लेस पॉजिटिव चार्ज हो गया तब क्या होगा, ये अब इलेक्ट्रॉन इधर से नहीं खींचेगा, क्यों भैया, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी ज्यादा हो गई, तो यहां से क्या हो जाएगी, इसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी, पोलैरिटी डिक्रीज कर जाएगी। जब पोलैरिटी डिक्रीज कर जाएगी तो क्या होगा, इट विल नॉट ब्रेक ड्यूरिंग रिएक्शन, सो नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। इसका मतलब जो इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। देखिए, मान लीजिए ये वाला बॉन्ड मूव किया तो यहां पे प्लस चार्ज, यहां पे डबल बॉन्ड डेवलप हो जाएगा, यहां पे O- और यहां पे
H, ये इस तरह से हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब ज्यादा हो गई, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई, तो ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, इसलिए यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि जो हमारा CeUO होता है, जो फेलिंग रिएजेंट होता है, ये एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है? एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के वजह से ये इसको ब्रेक नहीं कर पाता है। समझ गए? अगर स्ट्रांग ले लोगे, बहुत स्ट्रांग ले लोगे तब ब्रेक हो जाएगा, लेकिन फेलिंग रीजन के टेस्ट केस में ये जो बेंजिल डिहाइड होता है ये रिएक्ट नहीं करता है। रीजन आप समझ रहे होंगे, ड्यू टू द एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन ऑफ बेंजीन रिंग टू CO ग्रुप रिजल्टिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेज एट दिस कार्बन, सो पोलैरिटी इसकी डिक्रीज हो जाती है, इसलिए रिएक्शन नहीं होती है। आशा करते हैं कि आपको यह पूरा रीजन क्या हो गया होगा, समझ गया होगा। इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका ये है। ठीक है, कुछ टीचर्स आपको बता देंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, ये इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन ये बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, वो भी उससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन उससे सॉल्व हो जाएगा, लेकिन वो कोई रीजन नहीं हुआ। रीजन आपका क्या हुआ? एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। ओके गाइस, देखो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही कॉन्सेप्ट बेस्ड रिएक्शन है, तो इसकी बात करते हैं। यहाँ पे आपको एक एरोमेटिक कंपाउंड दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है? एक एरोमेटिक कंपाउंड दे दिया गया है और इसको इससे रिएक्ट करवा दिया गया है और एक लुईस एसिड दे दिया गया है। जब कभी भी एरोमेटिक कंपाउंड कोई भी एसाइल ग्रुप या कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो हमको आपको पता होना चाहिए इट इज एन एग्जांपल ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, या फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो आइए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसके अगर हम सोल्यूशन की बात करें, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट निकल के आएगा। ये एसाइलेशन रिएक्शन में होता क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट में पहले लुईस एसिड हमारे जो भी कंपाउंड दिया होगा उससे रिएक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे लुईस एसिड देखिए एल्यूमिनियम क्लोराइड है, ये रिएक्ट करेगा। इसके पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल, इसने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या किया? एक्सेप्ट कर लिया। तो क्या बना? ठीक, इसने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया, ये प्लस, और इसने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया AlCl3, तो ये क्या हो गया? माइनस। ठीक, फिर क्या होगा? ध्यान से देखिए, यहां पे दो तरीके होते हैं। हम पहले से में जो कार्बोकेटायन बनता है उसकी स्टेबिलिटी देखते हैं। तो हमेशा स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे? ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, तो मान लीजिए इस कार्बन का नाम A है। ठीक, ये कार्बन A है, तो क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड C, ये OCl3 माइनस हो जाएगा और यहाँ पे ये OMe हो जाएगा। यहाँ पे सेंटर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, जिसका नाम मान लीजिए A है। ठीक, क्या है? फिर क्या होगा? अगले स्टेप में क्या होगा? देखिए ये वाला यहाँ से मूव कर जाए तो यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा, तो ये आपका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा और ये ऐसे हो जाएगा, ये O, ये एल्यूमिनियम क्लोराइड और यहाँ से OMe। तो देखिए एक ये बन गया, ये B है, ये कार्बोकेटायन है और एक कार्बोकेटायन ये। पता है इसमें कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनते हैं। जब कभी भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करते हैं तो हमेशा कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी देखते हैं। तो ध्यान से देखिए, मैं आपको बता भी चुका हूँ कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कैसे पहचानेंगे। तो आइए इसकी बात करते हैं। अगर इस कार्बोनायन की हम बात करें तो देखिए यहाँ पे क्या है? CH3, यहाँ पे क्या है? CH3। ठीक है, यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड। तो ध्यान से देखिए, इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो जो ये B वाला कार्बोकेटायन है ये 6 अल्फा हाइड्रोजन है। इसके पास क्या है? 6 अल्फा हाइड्रोजन। अगर हम इसकी बात करें, इस कार्बोकेटायन की बात करें, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से स्टेबलाइज्ड है,
यानी यहाँ पे क्या लग रहा है, मीजोमेरिक इफेक्ट लग रहा है। क्या लग रहा है, मीजोमेरिक या रेजोनेंस इफेक्ट या कॉन्जुगेशन लगा रहे हैं, ठीक है, कुछ भी बोल दीजिए। ये कॉन्जुगेशन, मीजोमेरिक इफेक्ट, लोन पेयर से स्टेबलाइज, और साथ में देखिए ये इससे भी स्टेबलाइज है, यहाँ इसके साथ ये कॉन्जुगेशन में है। तो पता है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में जो मीजोमेरिक इफेक्ट होता है डोमिनेट कर जाता है ओवर हाइपर कॉन्जुगेशन, ओवर हाइपर कॉन्जुगेशन। इसका मतलब क्या है, ये आपका, ये क्या होगा आपका, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, ठीक, ये मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। तो जो रिएक्शन प्रोसीड होगी वो इसी के आधार पे हमारा बनेगा, ये हमारा रिएक्शन में नहीं बनेगा। तो आइए इसको हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, इसको हम आगे फॉरवर्ड करेंगे। कैसे फॉरवर्ड करेंगे, आइए बात करते हैं उसकी। मैं ऑप्शंस नहीं मिटाऊंगा, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा बाद में कि कौन सा ऑप्शन था कौन सा नहीं था, ठीक। देखिए अब जो ये वाला कार्बोकेटाइन बना है इसमें मैं सब कुछ रब कर दे रहा हूं, तो इसको यहां से रब करके यहां पे लिख लेता हूं पहले देख के। ये आपका COAlCl3 माइनस, ठीक, यहाँ पे क्या है OMe, ठीक, इस सेंटर पे क्या है पॉजिटिव चार्ज। इतना लिखने के बाद हमने क्या किया, सारा रब कर दिया। अब देखो ये हमारा एक इलेक्ट्रोफाइल हो गया, क्या हो गया, ये हमारा एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल पूरा ना लिखने से अच्छे, ये हमारा क्या हो गया, एक E+ जनरेट हो गया। अब ये हमारा एरोमेटिक रिंग से रिएक्ट करेगा। कैसे रिएक्ट करेगा, आइए बात करते हैं। देखो एरोमेटिक रिंग पता है भैया सबके पास इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, तो इसका मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरफ होगा और ये इस पे अटैक कर जाएगा। तो ध्यान से देखिए, ये बेंजीन, ठीक, ये यहां से 2 बॉन्ड। अब देखिए ये वाला बॉन्ड यहां से गया तो यहां पे क्या हो गया, एक H, और यहां पे सेंटर कैसा हो गया, पॉजिटिव चार्ज। क्या हुआ, ये वाला बॉन्ड बनेगा, ठीक, किसके बीच में बनेगा, मान लीजिए ये नंबर 1 है, तो ये कार्बन नंबर 1, इस कार्बन नंबर 1 पे क्या लगा है, एक OMe ग्रुप अटैच है OMe ग्रुप, ठीक, और साथ में इसके ऊपर OAlCl3 माइनस, ठीक, OAlCl3 माइनस, ठीक। अब क्या होगा, ठीक, अब इसके बगल में देखिए यहां से कुछ डबल बॉन्ड वाला कुछ ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, अच्छे से बना लीजिए। अब क्या करेगा, अगर हम इसको ओपन करके लिखें, बहुत ही अच्छे से लिखें, तो देखिए ध्यान से ऐसा लिख सकते हैं, H, ये प्लस, यहाँ से ये O एल्यूमिनियम क्लोराइड माइनस, यहाँ से OMe, ये डबल बॉन्ड। अब क्या होगा इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ से एल्यूमिनियम क्लोराइड निकलेगा, ऐसे आएगा, ये सेंटर नेगेटिव होगा, ये यहाँ से निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, AlCl3 निकल जाएगा और साथ में OMe माइनस निकल जाएगा, क्योंकि ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो जो रिजल्टिंग स्पीसीज होगी हमारी क्या बनेगी, देखिए यहाँ पे भी एक H होगा। अब देखो ये क्या बना, यहाँ पे CO, ये CO और साथ में कुछ ऐसा बनेगा, अब बाकी H+। अब क्या है, यहाँ पे सॉरी H नहीं होगा, ठीक, H होगा, पहले H होगा। अब क्या होगा, यहाँ से H है, अब ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है, तो यहाँ से तुरंत -H+ लीप कर जाएगा। जैसे ही -H+ लीप करेगा तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा ये एरोमेटिक हो जाएगा, ये CO हो जाएगा और ये आपका CH डबल बॉन्ड E। तो क्या है, ऑप्शन मैच करें तो ऑप्शन मेरे हिसाब से B आएगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो B आएगा। अगर आपने कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी नहीं देखी होती तो आपका
ए और बी में बहुत सारा कन्फ्यूजन आ जाएगा। इसलिए कभी भी जब हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करें तो उसमें हम कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को जरूर बहुत ही अच्छे से मेंशन करके उसको सॉल्व करें। तो ठीक है, देखिएगा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इन्होंने क्या दिया है आपको, कोई पिरिडीन का डेरिवेटिव दे दिया है, 2,3-डाइमिथाइल पिरिडीन आपको दे दिया गया है। ठीक है, फिर उसको सोडामाइड से रिएक्ट करवा के फिर उसको मिथाइल ब्रोमाइड से रिएक्शन करवाया है और प्रोडक्ट आपका ए पूछा है। ए में आपके ये ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, तो आइए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें कैसे इसको सॉल्व करना है तो ध्यान से देखिए, पहले क्या करना है, पहले पिरिडीन ले लीजिए। आज इसको तरीका बताते हैं कैसे सॉल्व करना है। पिरिडीन ले लिया आपने, ठीक। पिरिडीन को जब हमने रिएक्ट करवाया किससे, NH2 माइनस, है ना, ये कहाँ से आया, फ्रॉम NaNH2, सोडामाइड है, ये क्या है, सोडामाइड, कभी कभी सोडामाइड भी लिख के आएगा। ठीक, तो ये एक अच्छा बेस है, बेस। तो ये क्या करेगा, कोई भी एसिडिक प्रोटॉन अटैच विड्रॉ करेगा, यहां से खींच सकता है तो यहां से, क्योंकि मिथाइल के पास ही आपके पास अच्छे H हैं। तो क्या करेगा, मान लीजिए ये A है और ये मान लीजिए B है, तो क्या करा, हमने आपको बता दिया कि इसने पहले मान लीजिए A से रिप्लेस किया फिर B से, तो जब A से रिप्लेस किया तो क्या बनेगा, N CH2 माइनस, एक बार इसने विड्रॉ किया कहां से, इससे CH2 माइनस और CH3 माइनस। ठीक, अब करना क्या है, अगर हम देखें तो ये नाइट्रोजन कैसा है, नाइट्रोजन कैसा है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इधर से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा और यहां पे आएगा, तो क्या बनाएगा, N माइनस डबल बॉन्ड, सॉरी यहाँ नहीं डबल बॉन्ड रहेगा, कहाँ रहेगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH2, ये नाइट्रोजन रहेगा और ये CH3 और कुछ ऐसा रहेगा। सेम तरीके से इसमें क्या होगा, इसमें भी रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, यहाँ से आएगा, ठीक, और इससे। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, अगर हम इस नाइट्रोजन की बात करें तो ये 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इस कार्बेनायन के पास में है। जब ये कार्बेनायन के पास में होगा और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है तो ये क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल। तो ये जब मोर स्टेबल हो जाएगा तो ये प्रोटॉन कैसा हो जाएगा, मोर एसिडिक। मैंने आपको बताया था जो कार्बेनायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, कार्बेनायन लेक्चर में उसकी जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी एसिडिटी उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि आपका जो भी एनायन जो बन रहा है वो स्टेबल होगा तभी तो रिएक्शन प्रोसीड होगी। तो ये मोर स्टेबल हो जाएगा, ये आपका लीस्ट स्टेबल होगा, तो ये रिएक्शन इससे प्रोसीड नहीं होगी। ठीक है, इससे प्रोसीड नहीं होगी तो हमारा जो इंटरमीडिएट बनेगा इसका वो कौन सा होगा, वो ये वाला होगा। तो आइए इसकी बात करते हैं। ठीक, ये रीजन समझ गए कि क्या बनेगा। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है, बैक करके। अब आपका क्या हो गया, यहां पे जो बेस बनेगा वो आपका केवल ये बनेगा, CH2 माइनस। और ये पता है ये एक न्यूक्लियोफाइल होता है। क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। मैं आपको बार बार ये सब लिखवाता रहता हूं क्योंकि आपको बहुत सारा बेसिक क्लियर करना हो, सब यहीं से क्लियर हो जाएगा। न्यूक्लियोफाइल, अब ये न्यूक्लियोफाइल किससे रिएक्ट करेगा, हमारा मिथाइल ब्रोमाइड से। कैसे रिएक्ट करेगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा और ब्रोमीन माइनस भैया यहाँ से हमारे निकल जाएंगे। क्या हो जाएगा, ब्रोमीन माइनस हमारा यहाँ से निकल जाएगा। ठीक, और ये आपका CH3, ये आपका CH2 CH3, यही हमारा प्रोडक्ट होगा, यही हमारा प्रोडक्ट ए होगा। ठीक, ये प्रोडक्ट ए होगा। द करेक्ट आंसर इज अवर सी ऑप्शन। सी आंसर हमारा क्या है, एक करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा, बस आपको पहचानना है कि कहाँ पे रिएक्ट करेगा। ये ज़्यादा एसिडिक, यही रिएक्ट करेगा, ये करेगा ही नहीं। मैकेनिज्म
बनाने की एग्जाम में जरूरत ही नहीं है, आपका तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए अब तक 4 प्रॉब्लम हो गई हैं, अब 5वीं प्रॉब्लम की तरफ हम मूव करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके गाइज, तो देखिए जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये बहुत ही सीक्वेंशियल रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी रिएक्शन है। तो आइए इसकी बात करते हैं। लास्ट प्रॉब्लम है, देखिए इसमें क्या दिया इन्होंने, साइक्लोहेक्सेनोन दे दिया है। क्या? साइक्लोहेक्सेनोन। ठीक, इसको इन्होंने केमेनफोर से रिएक्शन करवाया है, तो कंपाउंड ए बताना है। तो कंपाउंड ए बताना है, तो जब कभी भी आपको पता हो, जब कभी भी कोई भी साइक्लोहेक्सेनोन या साइक्लोएल्केनोन कंपाउंड कोई रिएक्ट करे किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक केमेनफोर से, तब क्या होता है, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा। पहले इस बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करिए, एक OH इसको दे दीजिए और इस CH2 ग्रुप को क्या करिए, COH में चेंज कर दीजिए। तो क्या करना है, इस नंबरिंग कर लीजिए, बहुत आसान हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6। तो जो पहला कार्बन पे जो CO होता है इसको एसिड में चेंज कर दीजिए। आपने एसिड में चेंज कर दिया, ठीक। फिर क्या हो गया, बाकी सारा ऐसे ही रहना है। तो 1 2 3 4 5, फिर 6 वाले कार्बन को भी किस में चेंज कर देना है, एसिड में चेंज कर देना है। ये CH2 ग्रुप को क्या करना है, चेंज कर देना है किसमें, COH ग्रुप में। तो देखिए नंबर ऑफ कार्बन आपके कितने आ गए, 6। ठीक, अब इस नंबर ऑफ कार्बन जब 6 आ गए तो यही हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, ये ए प्रोडक्ट होगा। फिर ये ए प्रोडक्ट जब हमारा रिएक्ट करेगा किससे, इथेनॉल और H2SO4 से, पता है। ये देखिए ये क्या है, एसिड, और ये इथेनॉल क्या है, एक एल्कोहल, और ये एसिड है, ये क्या है, एसिड है। जब एसिड एल्कोहल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड रिएक्शन करते हैं तो सबने पढ़ा है कि ये रिएक्शन कौन सी होती है, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। एस्टरीफिकेशन रिएक्शन, ठीक, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। तो चलिए अब देखो हमें क्या करना है कि मैंने यहाँ पे आपको ऐसे लिख देते हैं तो थोड़ा आसानी रहेगी, नहीं तो बहुत कुछ समझाना पड़ेगा उसमें। ये एस्टरीफिकेशन रिएक्शन, अब जब ये एस्टरीफिकेशन रिएक्शन है तो पता है एस्टरीफिकेशन में क्या होता है, जो ये OH ग्रुप होता है, OH का H ग्रुप, ये ET से क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। इसकी मैकेनिज्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, इट बिकम्स OET, ये बनेगा। तो ये 1 2 3 4 5 6, तो ये बन गया हमारा एक ईस्टर डेरिवेटिव। क्या बन गया, ईस्टर डेरिवेटिव। ईस्टर कैसा है, 2 ईस्टर है, तो ये एक डाई ईस्टर बन गया। क्या बन गया, डाई ईस्टर। तो हमारा जो कंपाउंड बी बनेगा वो क्या होगा, ये इस तरह से होगा। ठीक, अब क्या करना है, जब कभी भी हम डाई ईस्टर डेरिवेटिव को जब हम कभी भी बेस की प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इथेनॉल, तब ये एक रिएक्शन कहलाती है डिकमैन कंडेंसेशन। क्या, डिकमैन कंडेंसेशन। डिकमैन कंडेंसेशन, या इसी का दूसरा नाम क्या होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर क्लेजेन ईस्टर कंडेंसेशन। ईस्टर कंडेंसेशन, ठीक। तो इसका प्रोडक्ट हम कैसे लिखेंगे, तो आइए हम उसको आपको मैकेनिज्म के थ्रू बताते हैं। मैंने नेम रिएक्शन लेक्चर सीरीज में डिकमैन कंडेंसेशन, इंट्रामॉलिक्यूलर क्लेजेन कंडेंसेशन मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस प्रॉब्लम को थोड़ा जल्दी सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों को लेक्चर बिजी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम मैं पूरा बताऊंगा, अगर फिर भी अगर कन्फ्यूजन दूर करने हैं तो अब हमारा डिकमैन कंडेंसेशन का क्या कर सकते हैं, पूरा लेक्चर विजिट कर सकते हैं नेम रिएक्शन लेक्चर सीरीज में, ठीक है। तो आइए बात करते हैं अब इसको हमें कैसे बनाना है सी में। आइए, हमारा सी बन गया, फिर बहुत आसान हो जाएगा। आइए सी बनाते हैं, ठीक। सी बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी है, तुरंत बन जाएगा। देखिए
हमारा कुछ ऐसे दिया हुआ है ईस्टर, जो हमने ईस्टर बनाया है वो कुछ ऐसे है। यही तो बनाया है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन कम मत करना, गलत हो जाएगा। फिर क्या होगा, ये जब रिएक्ट करेगा हमारा OET माइनस, ये बेस है, कहाँ से आएगा OET माइनस, इसके पास देखिए यहाँ पे क्या है अल्फा हाइड्रोजन, ये क्या करेगा यहाँ से प्रोटॉन अपस्ट्रेट करेगा, ये क्या बना लेगा इथेनॉल। जब ये इथेनॉल बना लेगा तो ये आपका OET, फिर OET माइनस, ठीक, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, ये कम मत करना। अब मैं इसको रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं बना रहा हूँ, ये क्या होगा, ये इस सेंटर पे अटैक करेगा। देखिए एक ही मालिक्यूल में हो रहा है, इसके क्या बोलते हैं इंट्रामालिक्यूलर। क्या होगा, देखिए कितने मेंबर रिंग बनेगी 1 2 3 4 5, एक 5 मेंबर रिंग बनेगी, ठीक। और ये यहाँ पे COOET ऐसे रहेगा, ये 5 मेंबर यहाँ पे O माइनस, और ये आपका क्या हो जाएगा OET। तो ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3 4 5 6 वाला आपका यहाँ पे होगा। अगले स्टेप में क्या होगा, ये यहाँ से आएगा और यहाँ से निकल जाएगा, तो ये आपका कीटो हो गया और आपका COT। यही हमारा प्रोडक्ट क्या है C है, ये प्रोडक्ट हमारा C बन गया, ठीक है। ये एक सिंपल मैकेनिज्म है, बहुत डिटेल में जाएंगे, बहुत मैंने आपको वहाँ पे ट्रिक भी बताई थी, वहाँ पे मैंने आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल बताए थे, तो आप हमारा लेक्चर विजिट कर सकते हैं। अब देखो, अब क्या है, ये जब C बन गया, जब इस C को हमने क्या किया H3O+ डाल दिया, H3O+ डाल दिया, और साथ में हम कोई एसिड कोई भी एसिड डाल सकते हैं, ठीक है। या हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, हम KOH भी डाल सकते हैं। चलिए हम R करके हम KOH भी डाल सकते हैं या NaOH भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी पड़ा हो। मतलब क्या है, ये जो इतने रीजेंट्स होते हैं ये ईस्टर की हाइड्रोलिसिस में यूज होते हैं। तो यहाँ से इसकी क्या हो जाएगी ईस्टर की हाइड्रोलिसिस। ये जब ईस्टर की हाइड्रोलिसिस होगी तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो आपका क्या होगा COOH, ये एसिड बन जाएगा। जब ईस्टर की हाइड्रोलिसिस होती है तो हमेशा एसिड बनता है, ठीक। अब जब ये ईस्टर की हाइड्रोलिसिस, देखिए ध्यान से देखिए, रिएक्शन कंडीशन में देखिए, इसको मैंने हीट भी किया है, ठीक। जब कभी भी एसिड को हीट करते हैं, क्या जब कभी भी हम एसिड को हीट करते हैं तो -CO2 क्या हो जाता है निकल जाता है, यानी उसका क्या हो जाता है डीकार्बोक्सिलेशन। इसका डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, यहाँ से CO2 ये क्या करेगी निकल जाएगी, और आपका जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनेगा वो क्या हो जाएगा सिंपल साइक्लोपेंटेनोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा साइक्लोपेंटेनोन बन जाएगा, और यही साइक्लोपेंटेनोन हमारा प्रोडक्ट D है। पहचान गए। तो मान लीजिए मल्टीपल रिएक्शन करने का फायदा क्या है, आपका कहीं से कुछ भी आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करनी। तो ये टोटल आज की हमारी कितनी 5 प्रॉब्लम्स रही हैं, हमने टोटल प्रॉब्लम सॉल्व कर ली हैं सारे कॉन्सेप्ट के साथ। अब फिर जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे उसमें भी हम 5 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिनका स्टेटस प्रीवियस लेक्चर से इस प्रॉब्लम से क्या होगा थोड़ा हटके होगा। ओके, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।